हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ओजोन परत के बारे में। ओजोन परत कैसे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, ओजोन कहाँ पाई जाती है, इसका अणुसूत्र क्या होता है, यह कैसे हानिकारक किरणों को एब्जॉर्व करती है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। यदि फ़ायदेमंद है तो यह कितनी मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती है, यह कितनी मात्रा में पृथ्वी पर होनी चाहिए, अब कितनी मात्रा में है, ओजोन परत का छिद्रण कहाँ कहाँ पे हुआ है और कहाँ पर ये गैस कमज़ोर पड़ रही है, कहाँ पर ये अच्छी मात्रा में पाई जाती है, आदि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको ये ओजोन गैस अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, आपने ओजोन शब्द सुना होगा, क्या आपको पता है यह क्या है? नहीं तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वातावरण में ओजोन बहुत कम मात्रा में ही मौजूद है, फिर भी यह मानव कल्याण के साथ साथ कृषि और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का अधिकांश ओजोन समताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में ही रहता है। यह वायुमंडल की वह परत है जो सतह से 10 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90% समताप मंडलीय ओजोन परत में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की सतह को बचाता है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है, ओजोन क्या है, यह कैसे बनती है और यह वायुमंडल में कहाँ पर है? ओजोन एक गैस है जो हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है, क्योंकि एक ओजोन अणु में 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओजोन की खोज 1800 के मध्य में प्रयोगशाला में प्रयोग में की गई थी। वातावरण में ओजोन की उपस्थिति को बाद में रासायनिक और ऑप्टिकल माप विधियों का उपयोग करके खोजा गया। ओजोन कई रासायनिक यौगिकों के साथ तेजी से प्रतिक्रिया करती है और जिससे केंद्रित मात्रा में विस्फोट होता है, मतलब थोड़ी मात्रा में विस्फोट भी होता है। इससे विद्युत डिस्चार्ज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसे वायु और जल शोधन और कपड़ा और खाद्य उत्पादों की रंगाई मतलब विरंजन के लिए ओजोन का उत्पादन किया जाता है। पेयजल को शुद्ध बनाने के लिए भी ओजोन का उपयोग किया जाता है। हम वायुमंडलीय ओजोन की परवाह क्यों करें, यह भी एक प्रश्न बनता है कि वायुमंडलीय जो ओजोन है उसकी हम क्यों परवाह करें। अच्छी ओजोन, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन भी कहते हैं, समताप मंडल में पाई जाती है, जो मनुष्य और अन्य जीवों के लिए अच्छी मानी जाती है। यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यदि इसे अवशोषित नहीं किया जाता तो तेज ऊर्जा पराबैंगनी किरण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाएंगी, जो मनुष्यों सहित सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनता है, वायुमंडल में ओजोन को कैसे मापा जाता है? वायुमंडल में ओजोन की प्रचुरता को विभिन्न प्रकार की तकनीकों द्वारा मापा जाता है। तकनीकें ओजोन के अनूठे ऑप्टिकल और रासायनिक गुणों का उपयोग करती है। माप तकनीकी की 2 प्रमुख श्रेणियां हैं, पहली स्थानीय और दूसरी दूरस्थ। हमारा अगला प्रश्न बनता है, क्या मानव गतिविधियों से उत्पन्न उत्सर्जन ओजोन घटने के लिए जिम्मेदार है? तो कुछ औद्योगिक प्रक्रियाओं और उपभोक्ता उत्पादों के परिणाम स्वरूप वातावरण में ओजोन घटने वाले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ODS मतलब हैलोजन गैसों से निर्मित है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल द्वारा दुनिया भर में नियंत्रित की जाती है। ये गैसें क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं को समताप मंडल में लाती हैं, जहाँ वे रासायनिक प्रतिक्रियाएं कर ओजोन को नष्ट करते हैं, मतलब ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण फ्लोरोकार्बन है। एक बार लगभग सभी ठंडी करने वाली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली गैसें और हैलोजन जो आग बुझाने वाले एजेंटों के रूप में उपयोग की जाती हैं, वो सब ओजोन को नष्ट करती हैं। प्रतिक्रियाशील हैलोजन गैसें क्या है?
जो ओजोन को नष्ट करती है। ऐसी कौन सी गैसें हैलोजन गैसें हैं जो ओजोन को नष्ट करती हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त गैसें जो समताप मंडल में प्रवेश करती हैं, ये मानव गतिविधियों और प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोनों से उत्पन्न होती है। सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में आने पर ये हैलोजन से बनी गैसें अधिक प्रतिक्रियाशील गैसों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिनमें क्लोरीन और ब्रोमीन भी होता है। कुछ प्रतिक्रियाशील गैसें रासायनिक संग्रह के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें बाद में क्लोरोफ्लोरो जैसे सबसे प्रतिक्रियाशील गैसों में परिवर्तित किया जा सकता है। ये सबसे प्रतिक्रियाशील गैसें उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में भाग लेती हैं, जो आसानी से ओजोन को नष्ट करती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस तरह से है, क्लोरीन और ब्रोमीन प्रतिक्रियाएं क्या हैं? मतलब ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो समताप मंडल में ओजोन की परत को नष्ट करती हैं? तो इन अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त प्रतिक्रियाशील गैसें दो या उससे अधिक अलग अलग प्रतिक्रियाओं से बने उत्प्रेरक चक्रों में समताप मंडल में उपस्थित ओजोन को नष्ट कर देती हैं। परिणाम स्वरूप एक इकलौता क्लोरीन या ब्रोमीन का परमाणु ओजोन परत को छोड़ने से पहले कई हजारों ओजोन परमाणुओं को नष्ट कर देता है। इस तरह थोड़ी मात्रा में प्रतिक्रियाशील क्लोरीन या ब्रोमीन ओजोन परत पर बड़ा गलत प्रभाव डालती है। एंटार्कटिका के ऊपर एक ओजोन छिद्र क्यों दिखाई दिया? ये पूरी पृथ्वी पे और जगह पे तो पाया जा सकता था, ये एंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों दिखाई दिया? तो चलिए जानते हैं। ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थ समताप मंडल की ओजोन परत में मौजूद होते हैं, क्योंकि वायुमंडलीय वायु के बहाव की गति के द्वारा उन्हें बड़ी दूर पहुंचाया जाता है। एंटार्कटिक ओजोन परत को ओजोन छिद्र के रूप में जाना जाता है। यह गंभीर कमी विशेष रूप से मौसम संबंधी और रासायनिक उपस्थितियों के कारण होती है। एंटार्कटिका समताप मंडल में सर्दियों के बहुत कम तापमान के कारण ध्रुवीय समताप मंडल बनते हैं। PSCS मतलब ध्रुवीय समताप मंडल पर होने वाली विशेष प्रतिक्रियाएं ध्रुवीय भंवर में ध्रुवीय समताप मंडलीय वायु से अलग होकर साथ में मिलने से एंटार्कटिका में वसंत ऋतु के दौरान क्लोरीन और ब्रोमीन से प्रतिक्रिया होती है, जिससे ओजोन छिद्र बनता है। एंटार्कटिका ओजोन परत का कमज़ोर पड़ना कितना गंभीर है? तो कुछ इतिहास से जुड़ी चीज़ें देखते हैं। 1980 के मध्य में एंटार्कटिक ओजोन परत के गंभीर रूप से कमज़ोर होने का मामला पहली बार सामने आया था। एंटार्कटिका ओजोन का कमज़ोर होना मौसमी है, जो मुख्य रूप से सर्दियों और शुरुआती वसंत मतलब अगस्त से नवंबर में होता है। अक्टूबर की शुरुआत में तब कमज़ोर होती है जब ओजोन अक्सर समताप मंडल की ऊंचाई पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, जिससे कुछ स्थानों पर कुल ओजोन में 2/3 की कमी होती है। इस गंभीर कमी के कारण ओजोन छेद बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, क्या आर्कटिक ओजोन की परत भी नष्ट हो रही है? तो इसका उत्तर है हाँ, आर्कटिक ओजोन परत कमज़ोर पड़ रही है। यह अधिकांश वर्षों में देर से सर्दियों और वसंत ऋतु अवधि मतलब जनवरी से मार्च में होती है। हालांकि एंटार्कटिका में देखी गई कमज़ोर ओजोन अधिक गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि सबसे गंभीर एंटार्कटिक ओजोन कमी भी एंटार्कटिका में देखे गए कुल ओजोन की मात्रा को कम नहीं करता। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक ओजोन कितनी कमज़ोर हुई है? मतलब पूरी दुनिया में जो ओजोन की परत है वो कितनी कमज़ोर हुई है? विश्व स्तर पर कुल ओजोन परत की प्रचुरता अब 1964 से 1980 के दौरान की बात कर रहे हैं, मौजूद मात्रा में लगभग 2 से 3% की कमी है। मतलब जो उस समय मौजूद थी उससे 2 से 3% कम इस समय है। 1980 के दशक में कुल ओजोन की प्रचुरता में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न समताप मंडल में प्रतिक्रियाशील हैलोजन गैसों में वृद्धि के कारण लगातार गिरावट आई है। 1990 के दशक के शुरुआत में 1964 से 1980 के औसत के मुकाबले वैश्विक ओजोन में लगभग 5% की कमी आई थी, जो आधुनिक उपकरण युग के दौरान अधिकतम गिरावट थी। दोनों गोलार्धों में कुल ओजोन की कमी भूमध्य रेखा के पास कम है और ध्रुवों पर बढ़ती है। उच्च अक्षांशों पर बड़ी गिरावट,
आंशिक रूप से ओजोन के देर से सर्दियों या शुरुआती वसंत में नष्ट होने के कारण होती है, जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है, विशेष रूप से एंटार्कटिका में। तो आपको ओजोन से संबंधित ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको एक और खबर देनी थी कि जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनकी वेवलेंथ 100 से लेकर 400 नैनोमीटर के बीच में होती है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि 1000 से 4000 एंगस्ट्रॉम जो वेवलेंथ होती है उसके बीच की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों की होती है। और 4000 से लेकर 750 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो किरणें होती हैं वो विजिबल लाइट होती है, मतलब वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र होता है, उसमें हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। 750 एंगस्ट्रॉम से ऊपर की जो लाइट होती है, वेवलेंथ होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमारे दृश्य प्रकाश क्षेत्र से दूर होती हैं। और 400 से नीचे वाली जो किरणें होती हैं वो भी हमें दिखाई नहीं देती। तो इसके बीच जो दृश्य प्रकाश क्षेत्र होता है उसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है। तो 400 से नीचे वाली जो किरणें होती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से कम होती है, उनमें ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है। तो उस ऊर्जा को ये पराबैंगनी किरणें क्या करती हैं, अपने अंदर सोख लेती है। और ये अपने अंदर क्यों सोखती है, क्योंकि ओजोन किरणें होती हैं, ओजोन गैस होती है, उसका कलर हल्का सा ब्लू कलर होता है। और 400 एंगस्ट्रॉम या 400 एंगस्ट्रॉम के आसपास जो भी वेवलेंथ का जो कलर होता है वो लगभग हल्का ब्लू कलर होता है। तो हल्का ब्लू कलर को ये हल्के ब्लू कलर की किरणें आसानी से सोख लेती हैं, इसलिए जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनको ओजोन परत आराम से सोख लेती है, ये कारण है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर, साइंस से संबंधित किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका वीडियो मैं आपको बनाकर 1-2 दिन में ज़रूर प्रोवाइड करवाऊंगा। ये क्वेश्चन भी मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ओजोन परत कैसे नष्ट होती है, क्यों होती है, कुछ उन्होंने प्रश्न भेजे थे, उसके अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, धन्यवाद।